अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि जो चार्ज होता है ना, एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, किसकी, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, जिससे क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और एक्सपीरियंस कर सकता है। ये तो हो गया चार्ज। अब इसकी हम यूनिट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके पहले टाइप दे रखे हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, हमको पता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, ऑलवेज एडिशन फॉर्म, मतलब एडिटिविटी को फॉलो करता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ क्वांटाइज इन नेचर, इसको भी पढ़ेंगे। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। ये सब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी देखो, स्टेशनरी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ए चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज चलता है ना तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट में देखो, एसआई यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट चार्ज की कूलाम होती है, सी से लिखते हैं। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम, एपिसोड में एसटीसी। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, वो फ्रैंकलिन होती है, और जो बिगेस्ट यूनिट होती है वो फेराडे होती है। अब बिगेस्ट है तो कितनी होगी, तो 1 फेराडे इक्वल टू 96500 कूलाम होती है। 1 कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। इसको ईएसयू बोलते हैं। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये एक फिर ईएमयू भी होती है, जैसे ईएसयू होती है तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जो 1 ईएमयू होती है वो इक्वल टू होती है 3 × 10⁻10 ईएसयू। अब इन दोनों का आपस में डिवाइड करके ये रिलेशन निकलेगा, ये इक्वल्स टू होती है 10 कूलाम, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर × आर। डायमेंशनल फार्मूला इज m0l0a1t1, या फिर इसको सिंपली इनको हटा दो, a1t1। ये कैसे निकालते हैं, देखो, जो आई होती है ना वो होती है q/i = q/t, तो यहाँ से q निकालना हुआ तो हो जाएगी IT। अब I करंट है, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर। ये टाइम है, इसकी यूनिट हो जाएगी, मतलब टाइम है तो इसको टाइम, और ये एम्पियर 1। ये तो ये फंडामेंटल यूनिट होती है, और टाइम भी फंडामेंटल यूनिट होता है। तो बस यही होते हैं इसमें a1t1, बाकी सब 0 होते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो या तो। अब 1 मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, है ना। अब हमको बस ये वर्ड देखना है, मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, और ऐसे ही आगे फिर नैनो पिको फर्मी हमें पता है। फिर ये -9 -12 -15, यहाँ पे 3 की टेबल चल रही है, -1 -3 -6 -9 -12, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इनका मतलब है कि नैनो का मतलब क्या होता है, बाकी कूलाम तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर कुछ एपरेटस हैं, वो है ना चार्ज का मेजरमेंट करते हैं, तो वो एक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसको लास्ट में पढ़ेंगे हम डिटेल में। फिर एक होता है इलेक्ट्रोमीटर, एक होता है बैलेटिक गैल्वेनोमीटर। ये सब है ना चार्ज होता है ना उसका मेजरमेंट करते हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, अभी पढ़ा था ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो वो देखते हैं। ये लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो टोटल चार्ज होता है ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे से कांटेक्ट में ना हो, तो अकेला वो खुद सिस्टम है, तो उसका जो चार्ज होगा ना, टोटल चार्ज, वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा, मतलब वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ∑Q = कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल में मान लो ये रिएक्शन दे रखी है, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसके अंदर सिस्टम के अंदर बस यही है और कुछ नहीं है। अगर बाहर से तुम चार्ज डालोगे फिर तो चार्ज बढ़ेगा घटेगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा सिस्टम था उसके अंदर बस यही था। तो ये 92 यूरेनियम 238 ये डिके हो रहा था, ठीक है। तो इससे 90 थोरियम 234 और 2He4 मतलब हीलियम, मतलब इसको अल्फा पार्टिकल ही बोलते हैं, तो ये बन गया।
तो इससे हम चार्ज निकालेंगे, चार्ज कंजर्वेशन कैसे हो रहा है। तो इस रिएक्शन में देखेंगे तो रिएक्शन से पहले चार्ज निकालेंगे और रिएक्शन के बाद में अगर वो इक्वल आया तो हम बोल देंगे चार्ज कंजर्व रहता है। तो यहाँ बिफोर अल्फा डीके निकाला, मतलब उससे पहले हमको देखा इसमें इसका एटॉमिक नंबर 92 था, मतलब इसमें 92 ही प्रोटॉन होंगे और 92 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, इसलिए 92 हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है, इलेक्ट्रॉन पे -e और प्रोटॉन पे ई। तो पहले हो गया, मतलब डीके से पहले हो गया 92 ई। अब चार्ज आफ्टर अल्फा डीके देख रहे हैं तो यहाँ पे 90 प्रोटॉन है और यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 90 ई हो गया और यहाँ पे 2 ई हो गया, दोनों को ऐड किया तो 92। मतलब रिएक्शन से पहले 92 ई थे और रिएक्शन के बाद भी 92 ई है, मतलब चार्ज कंजर्व्ड है। यहाँ पे यही लिख रखा है। एक दूसरी रिएक्शन है, देख लो 20Ca44, इसमें 1H1। अब इससे क्या होगा, इसमें 1 ऐड हो गया, ये 44 था और ये 0N1 ये न्यूट्रॉन है ना, कैल्शियम स्कैंडियम, इसमें भी हमारा ध्यान यहाँ पे है। तो यहाँ पे 20E + 1E मतलब 21E और यहाँ पे रिएक्शन के बाद 21E डायरेक्ट। तो पहले और बाद में रिएक्शन के चार्ज कंजर्व रहा। अब पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हमको किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज निकालना होता है, ठीक है। तो वो चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब Q = N ही, ठीक है। ये हमारा कोई सिस्टम है, उसका चार्ज निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा ना उसका n टाइम्स होगा वो। तो लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तो क्वांटाइजेशन चार्ज हो गया, और जो चार्ज होगा वो उसको क्वांटाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। Q = N, N की वैल्यू ±1 2 3 है ना, 4 ऐसे हो सकती है। E की वैल्यू हमको पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखो इस पर क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं, है ना। तो वो हमको क्या करेगा, कोई भी दे देगा कि एक सिस्टम है उस पर इतना चार्ज है, तो बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो हम Q = N ही लगाएंगे, Q वो दे देगा, N पूछ रहा है, E हमको पता ही है, तो उसको इसमें डिवाइड करेंगे E को, तो निकल के आ जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल्स हमने करा रखे हैं लास्ट में खूब सारे, तो देख लेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है कि वो पूछता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, या फिर कौन सा सही नहीं है, या फिर कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो खूब सारे दे देगा, जैसे उसने दे दिए। अब वो इंटीग्रल मल्टीपल वाले देगा, ठीक है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 4 से 5 से 6 से, ऐसा कुछ है कि इसका भाग देंगे ना, जो भी उसने चार्ज दे रखा है उसका इसमें भाग देंगे तो इंटीजर आना चाहिए। तो जिसमें इंटीजर नहीं आए वो पॉसिबल नहीं है। तो कर लेंगे हम क्वेश्चन, है ना। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मिनिमम कितना हो सकता है, वो E के बराबर हो सकता है। कि हो सकता है कि N की वैल्यू 1 हो, ठीक है, तो Q = E के बराबर ही आ गया। अब देखो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इसके अंदर सिंपल है कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज था, डायरेक्ट लिखते हैं, एक -1 था और एक +1 था। अब इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। वैसे अगला है इनवेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब है जब कोई चार्ज बॉडी होती है ना, वो अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कि स्पीड से चल रही है, तो उससे चार्ज है ना वेरी नहीं करता स्पीड से, चार्ज उतना ही रहेगा। अब आ गया है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम इस देख लेते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारे पास 2 चार्ज हैं, प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, या फिर प्लस माइनस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अपोजिट होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्ट होंगे। अब कुछ भी हो सकते हैं। हमने तो क्या करा, 2 स्मॉल चार्ज थे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज थे, उनको स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिया, ठीक है। अब उनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। अब अट्रैक्शन का रिपल्सन का जो भी लगेगा वो डिपेंड करेगा कि
मतलब ये चार्ज अपोजिट चार्ज हैं या फिर सिमिलर चार्ज हैं, तो हमने तो उनको पास में रख दिया। तो जैसे ही पास में रखा तो अगर वो सेम सेम हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब बाहर की तरफ फोर्स आएगा। अगर मतलब दोनों अलग अलग हुए कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपोजिट चार्ज था, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कितना कितना होगा, ठीक है। तो वो यहाँ से देख लो पहले कि जो भी अट्रैक्शन रिपल्सन होगा ना, वो ये दोनों चार्ज है, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, इनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसके तो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है R, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बन जाएगी, है ना, कि जो फोर्स होगा अट्रैक्शन रिपल्सन, हमें नहीं पता किसका होगा, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज हैं, उनका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उनका प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यही डेफिनेशन में लिखा है। इसमें 2 वर्ड और ऐड करते हैं कि 2 स्टेशनरी चार्ज रुके हुए होने चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें चार्ज रुके ही रहेंगे। तो 2 स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज, है ना, ये 2 वर्ड यूज़ करेंगे। बहुत छोटे छोटे चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं। तो कैसे लिखेंगे ये देख लो, यहीं से देख लो, है ना, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन का भी हो सकता है रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी इसको हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये जो K होता है ना, इसको ना 1/4πε0 भी लिख सकते हैं SI यूनिट में। तो K की जगह 1/4πε0 लिख दिया। K क्या है, एक सिंपली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, इसको कूलाम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ε0 आया है ना, ε0 ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। वैक्यूम भी बोल सकते हैं, फिर फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। ये तो हमारी स्केलर फॉर्म हो गई इसकी। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फोर्स था इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, K को 1/4πε0, ये ऐसे कैसे, और यहाँ पे R कैप लगा दिया। R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ R की जो भी डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अभी इसको निकालना देख लेंगे कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये तो है ना कूलाम फोर्स निकाला है, तो ये वैक्यूम में निकाला है ना, मतलब इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं माना था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, इन दोनों के बीच में कोई मीडियम हो, है ना। अब मीडियम क्या हो सकता है, पानी भरा हो, कुछ भी हो सकता है, अभी वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर मीडियम होगा ना, तो कूलाम फोर्स मीडियम में कैसे लगेगा, सब कुछ सेम है। फोर्स था यहाँ एम लिख देंगे मीडियम को दिखाने के लिए, जो फोर्स होगा मीडियम में वो क्या होगा 1/4πε0। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन लिख देंगे और बाकी ये सेम होगा। और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस थी, क्योंकि बीच में वैक्यूम था, ठीक है। यहाँ पे कोई मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी होगी। अब आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पे एक नोट लिख रखा है। नोट में क्या लिख रखा है कि जो कूलाम फोर्स लगेगा ना, एक तो सिंपल वैक्यूम में रखे हैं, तो 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा किसकी कंपेयर में, कि जब दोनों के बीच में मीडियम रखा होगा, भरा हुआ होगा, ठीक है। अब कंडीशन ऑफ कूलाम फोर्स देख लेते हैं। तो 2 कंडीशन तो यही हो जाएंगी कि चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए और जो चार्ज होता है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, है ना। तीसरी जो कंडीशन है ना, जो कूलाम फोर्स सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। चौथी जो कंडीशन है कि दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 फर्मी तक हो सकती है, 10⁻⁻15 मीटर। अगली क्या है कि कूलाम फोर्स होता है ना, वो न्यूटन के एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करना चाहिए, जो ये होता है, ठीक है। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं ऐसा यूनिट में, जो K होता है ये इतना होता है। K की वैल्यू अगर इसकी निकालें तो 9 × 10⁹ आती है और इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब ये यूनिट कई बार पूछ लेता है, अब इसको निकालना आसान है। देखो कैसे, F अभी हमने लिखा था K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यहाँ से के की यूनिट निकालनी है तो इन सब को इधर ले जाओ, है ना। तो देखो, या फिर यूनिट लिख लो, देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, के की हमें को निकालनी है, इसकी कूलाम होगी, इसकी कूलाम होगी, तो कूलाम का स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस है तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो के की यूनिट निकालनी है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। अब सीजीएस यूनिट होती है उसमें के इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। न्यूटन को डाइन, इसको सेंटीमीटर, इसको स्ट्रेट कूलाम लिख देंगे। एप्सिलॉन नॉट होती है, उसकी वैल्यू होती है 8.82 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी अगेन देखो, इसकी यूनिट, अब यहाँ से देख लो के होता है ना, और ये 1/एप्सिलॉन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब 1 में होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो के की यूनिट ये है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इनको जस्ट उल्टा कर दो, तो ये देखो कूलाम उसका ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, यहाँ से देखो डायरेक्ट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये वाली तो वैक्यूम की थी परमिटिविटी और ये मीडियम की थी, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि मीडियम की परमिटिविटी और जो वैक्यूम की परमिटिविटी है उनका रेशियो है, उसी को ही हम डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स बोलते हैं, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव क्यों? क्योंकि एक दूसरे का रेशियो दे रखा है ना। अब इसको एप्सिलॉन के से या फिर के से या फिर एप्सिलॉन आर और सिंपली आर से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ एप्सिलॉन के या फिर के, यहाँ तो ये सेम ही लिखा है। अब इसकी यूनिट और डायमेंशन कुछ नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, तो कैंसिल हो जाएंगी, यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी, तो इसलिए यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको एक बार और थोड़ा सा कूलाम फोर्स लगा के देख रहे हैं, है ना। एक और दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स का। तो कूलाम फोर्स लगाया एक बार वैक्यूम में, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 लिखा। फिर हमने मीडियम में रखा, है ना, दोनों चार्जों को, तो फिर कूलाम फोर्स निकाला मीडियम में, तो 1/4πε, है ना, नॉट हट गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दिया, तो यहाँ पे दे दिया F/Fm, और वहाँ पे उनको ऐसे कैसे लिख दिया, देखो ये जो लिखा था इसको ऊपर लिख दिया, और ये जो लिखा है इसको नीचे लिख दिया। तो उससे क्या होगा, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, 4π से 4π भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये एप्सिलॉन है ना, ये ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट, इसी को तो हम डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स बोल रहे थे, एप्सिलॉन के, मतलब एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन के भी लिख सकते हैं, इसको एप्सिलॉन के लिखा। अब इसको इधर लिख दिया एप्सिलॉन के को, और F/Fm, तो ये इसका दूसरी डेफिनेशन आ गई। अब ये डाइलेक्ट्रिक की नई डेफिनेशन आ गई कि ये यहाँ पे देख चुके थे हम, है ना, एप्सिलॉन के = F/Fm, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स होता है ना, जो कूलाम फोर्स होता है मीडियम, नहीं कूलाम फोर्स होता है वैक्यूम में और कूलाम फोर्स होता है मीडियम में, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स बोलते हैं। अब आगे इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। वैल्यूज़ देखने से पहले यहाँ पे देखते हैं डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स है ना, वो रिप्रेजेंट क्या करता है। वो किसी मीडियम होता है ना, उसकी इलेक्ट्रिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब डिफरेंट वैल्यू देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स की। तो ये वैक्यूम और एयर होता है, उसकी 1 होती है, पीस ऑफ पेपर या फिर पेपर की 3.5, ग्लास जो होता है उसकी 3 और 4, कोई सी भी हो सकती है ना। कई बुकों में 3 दे रखी है, कई बुक्स में 4 दे रखी है। डिस्टिल वाटर होता है, उसकी 80 होती है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी इनफाइनाइट होती है ना। वो डायरेक्ट मेटल ना दे के कोई सा मेटल का नाम दे देगा, जैसे आयरन की पूछेगा कितनी होती है तो बोल देंगे कि इनफाइनाइट होती है ना। कोई सा भी मेटल दे सकता है। अब एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मेटल की कितनी होती है, फिर वो पूछ लेगा कि मेटल की इनफाइनाइट क्यों होती है, ठीक है। तो देखो उसका रीज़न ये है कि जब डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स का मतलब, देखो दो चार्ज थे हमारे, पॉइंट चार्ज थे मान लो ऐसे, उनके बीच में हमने कोई मेटल रख दिया, ठीक है। जब अगर हम उनके बीच में मेटल रख देंगे ना, तो उन दोनों के बीच में कूलाम फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए है ना, इनफाइनाइट होती है इसकी वैल्यू। तो ये लिखा हो बिकॉज व्हेन वी पुट मेटल बिटवीन चार्जेस द कूलाम फोर्स विल बी 0, सो एप्सिलॉन के फॉर मेटल्स विल बी इनफाइनाइट। या फिर इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे देखेंगे, अभी एप्सिलॉन के का निकला था ना F/Fm, है ना। अब मीडियम मतलब कोई चार्ज के बीच में हमने कोई भी जैसे आयरन रख दिया, है ना,
तो मीडियम की वजह से फोर्स 0 हो जाएगा, है ना, दोनों के बीच में कोई फोर्स फील ही नहीं कर पाएंगे वो, तो एफ एम हो जाएगा 0, तो ना मीडियम में फोर्स 0 हो जाएगा, तो एफ एम की वैल्यू 0 इसमें रखेंगे तो एफ अपॉन 0, तो ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, तो डाइलेक्ट्रिक इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, अब आ गया ये एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टी चार्जेस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज क्यों होता है ना। तो ये यूज क्यों होता है कि चार्ज होते हैं ना, कि कोई भी एक चार्ज है उस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो देखो इसकी अभी डेफिनेशन देखने से पहले थोड़ा सा ये देख लो कि हमारे पास मान लो एक क्यू नोट चार्ज था, ठीक है, एक Q1 चार्ज यहाँ पर रखा था, एक Q2 यहाँ पर रखा था, एक Q3 Q4 ऐसे डैश डैश Qn चार्ज रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा, इस पर ये Q1 भी फोर्स लगाएगा, ये Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा और Q5 भी लगाएगा। तो यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होगा, जो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है, मतलब ऐसे सब की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है, उन सब फोर्स का हम वेक्टर सम कर देंगे, वही इसका प्रिंसिपल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नेट फोर्स ऑन एनी टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज है उस पर नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, है ना। तो देखो इसको इस पर नेट फोर्स निकालना है, तो जो एफ नॉट था इस पर 1 की वजह से जो लग रहा था इसको एफ नॉट 1 लिख दिया, एफ नॉट 2 की वजह से एफ नॉट 3, ऐसे एफ नॉट एंड सो ऑन करके ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ गया। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए यही अरेंजमेंट लेते हैं, क्यू नॉट एक चार्ज लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखो क्यू नॉट एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे एक Q1 चार्ज रखा है। अब देखो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जो क्यू नॉट था और ये 1 था, तो इनके बीच की डिस्टेंस को क्यू नॉट 1 लिख दिया, इनके बीच जो फोर्स लग रहा था उसको एफ नॉट 1 लिख दिया। वैसे ही क्यू नॉट और इनके बीच की डिस्टेंस को आर नॉट 2 लिख दिया और फोर्स एफ नॉट 2 लिख दिया। ऐसे ही आर नॉट 3 एफ नॉट 3 ऐसे लिखते लिखते एंड सो ऑन करके आर ओ एन और एफ नॉट एन। अब देखो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टी चार्ज, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगा रहे हैं, ये देखो ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, अभी हमने देखा था। अब कूलाम फोर्स लगाते हैं सिंपल, है ना, किस किस के बीच में, पहले इन दोनों के बीच में कूलाम फोर्स, तो वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की जगह Q नोट रख दिया और Q1 अपॉन ये लिख दिया। हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि वेक्टर सम होता है ना, एफ नोट 2 ऐसे लिखा तो ये के Q नोट Q2 अपॉन आर नोट 2 स्क्वायर, और ये यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर भी लिख दिया, ठीक है। ऐसे एफ नोट 3 एफ नोट 4 ये सब लिखते लिखते हम डैश 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 करके एफ एन पर आ गए, है ना। अब ये इक्वेशन 2 थी, इस सब की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। उससे क्या होगा, सबकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, तो ये पुट कर दी, तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बस के कॉमन आ रहा है, तो के को बाहर कॉमन ले लिया, और क्यू नोट भी कॉमन आएगा, ये क्यू नोट इसमें भी क्यू नोट इसमें भी क्यू नोट सब में है, तो क्यू नोट भी कॉमन ले लेंगे, तो के क्यू नोट कॉमन आ गया। अब के को यहाँ पे यहीं पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो यहाँ पे बच गया Q1 अपन आर नोट स्क्वायर, और ये के वाले और यहाँ पे Q2 आर नोट 2 स्क्वायर, ये शेयर करते आर यहाँ तक। अब इसको यहीं पे लिखा छोड़ सकते हैं, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा बाहर आ ही गया है, ठीक है। अब इसको देखो ये बाहर आ गया। अब ये जो हमारा, अब तुम देखोगे सब में Q है, सब में आर है, आर नोट है ना, और सब में ये है, तो ऐसे ही लिख लिया, Q लिख दिया, आर लिख दिया और ये आर नोट लिख दिया, ये सब लिख दिया। लेकिन ये बदल क्या रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, अगले वाले में यहाँ पे 2 2 2 3 3 3, है ना। तो क्या करते हैं, यही तो बदल रही है, तो इसको आई लिख दिया, यहाँ पे इसको आई लिख दिया, आर नोट आई, और यहाँ पे आर नोट आई लिख दिया। जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, ठीक है। और समेशन मतलब n की, इसकी आई की वैल्यू 1 रखो तो ये हो गया, 2 रखो तो ये रखा, 3 रखो तो ये हो गया, 4 रखो तो ये हो गया, और उन सब का समेशन मतलब सबको ऐड करके लिखना है, तो इसको ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ कंटिन्यूस चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्सो मेंशन इट्स टाइप, इसके टाइप भी लिखो। तो ठीक है, इसका सिंपल मतलब है जब कोई चार्ज होता है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसी को कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। अब देखो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लीनियर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनके सिंबल अभी देख लेते हैं यहीं पे, क्योंकि बाद में काम आएंगे। लीनियर वाले को लैम्बडा से डिनोट करते हैं, सरफेस वाले को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको रो से डिनोट करते हैं। अब इनको एक एक को देखते हैं। पहले अगला क्वेश्चन यही है, फाइंड द कूलम्ब फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, है ना, कूलम्ब फोर्स निकालो किसी टेस्ट चार्ज पर। तो देखो क्या होगा, देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब कोई लीनियर चीज़ है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक वायर है ऐसा, देखो उस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई एक सरफेस होगा, ये देखो ये कोई सरफेस है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखते हैं अभी एक एक को, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये लिख रखा है, व्हेन चार्ज इज कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए कंडक्टिंग वायर या फिर रॉड, मतलब लीनियर चीज़ होनी चाहिए, है ना, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका प्रूफ देखते हैं, अगर इसकी डेरिवेशन करते हैं तो इसमें क्या है कि ये देखो, पहले ये जो लिख रखा है ना, हमने यहीं से लिखा है। हमारे पास मान लो एल लेंथ का पूरा वायर है, उस पर पूरा चार्ज फैला हुआ है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इस पर छोटा सा टुकड़ा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसकी लेंथ डी एल है ना। अब डी एल लेंथ है, मान लो डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, डी एल लेंथ पे डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये बोल रहे थे ना कि टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, है ना, क्यू नॉट, यहाँ पे नहीं होगा, क्यू नॉट है ना। तो देखो क्यू नॉट ये मतलब टेस्ट चार्ज था, ये आर डिस्टेंस पे रखा हुआ था। तो पहले ये छोटे से जो ये हमने ये पार्ट लिया छोटा सा, इस पर डी एल लेंथ है, इस पर डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पे पहले कूलम्ब फोर्स निकालेंगे, तो इस छोटे से की वजह से आ जाएगा, तो फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन से पूरे पे आ जाएगा, पूरे जो ये चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से यहाँ पे क्यू नॉट पे कितना लगेगा वो आ जाएगा। तो देखो यही लिखा है कि लेट डी क्यू स्मॉल चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर है, स्मॉल पार्ट ऑफ वायर डी एल, ये डी एल लेंथ है इस पर, ठीक है। तब लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए निकाल रहे हैं। निकालना तो हमको इस ये जो चार्ज है और ये चार्ज इसके बीच में कूलम्ब फोर्स लगाना है, तो उसके लिए हमको ये ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको पहले ही निकाल रहे हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, देखो सिंपल सी बात है, ये डी क्यू चार्ज है ना, कहाँ पे फैला हुआ है, इस डी एल लेंथ पे, तो डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा देख ही लेते हैं, जो डेंसिटी होती है ना डी, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में, तो इस डेंसिटी को मास डेंसिटी भी बोलते हैं, कि मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज है, थोड़ी सी लेंथ है, इसलिए डी डी आ गया, नहीं तो ये क्यू बाई एल देखें, ऊपर चार्ज है नीचे लेंथ है, मतलब चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में। तो इसकी यूनिट भी कई बार पूछ लेता है, तो ऊपर चार्ज है नीचे लेंथ है, तो हो गया कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। अगर हमको स्मॉल चार्ज निकालना हो, है ना, स्मॉल चार्ज डी क्यू कितना होगा, तो ये हो गया लैम्बडा डी एल, है ना, ये काम आएगा, इसलिए हमने इसको निकाल लिया पहले ही। अब कूलम्ब फोर्स निकाल रहे हैं हम डी क्यू और टेस्ट चार्ज के बीच में, तो डी क्यू हमारा ये है यहाँ इतना सा, और टेस्ट चार्ज ये है, इनके बीच में कूलम्ब फोर्स लगाएंगे, तो कूलम्ब फोर्स होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। देखो के क्यू वन, अब क्यू वन डी क्यू को क्यू वन मान लिया, और जो क्यू नोट है उसको क्यू टू मान लिया, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए आर के, इसको इक्वेशन 2 रख दिया। अब इक्वेशन 2 में है ना, इक्वेशन 1 से हमने डी क्यू की वैल्यू निकाली थी ना, लैम्बडा डी एल, वो रख दी यहाँ से, ठीक है, इसलिए वहाँ पे वो लिया था लैम्बडा डी एल क्यू नॉट आर। अब ये डी एफ आ रहा है, मतलब स्मॉल फोर्स आ रहा है, वो छोटे से टुकड़े की वजह से। अब पूरे में के लिए निकालना है तो हमको क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी, और ये पूरी लेंथ के पे है ना। तो देखो के क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे,
ये क्यू नोट है, ये भी कांस्टेंट है जो हमारा टेस्ट चार्ज था। तो के और क्यू नोट दोनों को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब है। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगा। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है ना, इसको देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। देखो अभी हमने देखा था वहाँ पे लैम्बडा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल, लेकिन वो छोटे से के लिए था। अब यहाँ पे पूरा चार्ज पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे। अगर एल को हम 1 मीटर ले लें, ठीक है, तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 1, तो लैम्बडा हो गया क्यू, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये भी यही लिख रखा होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तुम डायरेक्ट लिख सकते हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, है ना। अब देखो ये लैम्बडा हो गया, उसकी यूनिट लिख रही है कूलाम पर मीटर। ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या है, लीनियर चीज़ होनी चाहिए। अब लीनियर का मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे सीधी लाइन में हो, कोई चीज़ गोल भी तो हो सकती है। तो मान लो हमारे पास कोई एक रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, तो चार्ज अगर इसको देंगे तो इसकी पूरी पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिंग के लिए निकाल रहे हैं आर रेडियस की, तो चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कैसे निकाला, ऊपर चार्ज आएगा और नीचे पेरीमीटर। अब देखो इसको तोड़ के सीधा करेंगे तो एक लीनियर ही निकल के आएगा। ठीक है, तो लैम्बडा हो गया क्यू अपॉन पेरीमीटर होती है इसकी 2πr। ठीक है, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसकी कई बार डायमेंशन पूछता है, तो डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं, कूलाम पर मीटर। तो कूलाम होती है इसकी, हमने निकाली थी A1 T1। ठीक है, और ये जो मीटर लेंथ है ना, तो इसकी L होगी L1। अब L ऊपर जाएगा तो L-1, और ये A1 T1 लिख दो या T1 A1 लिख दो, एक ही बात है। तो ये इसकी क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला वही है, फाइंड कूलाम फोर्स टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालेंगे। तो इसके अंदर वही है कि जब हमारा चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो किस पे, किसी सरफेस पे, है ना। सरफेस में हम रेक्टेंगुलर सरफेस ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं। इट्स कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसके प्रूफ के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे रेक्टेंगुलर सरफेस लेंगे, उसमें यहाँ पे छोटा सा ds सरफेस ले लेंगे, उस पर dq चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज होगा यहाँ पे q नॉट, उस पर मान लो df लग रहा है, बिल्कुल सेम वही चलेगा। बस फ़र्क इस चीज़ का आएगा, यहाँ पे हमें ना सरफेस चार्ज डेंसिटी से शुरुआत करेंगे, है ना, क्योंकि dq निकालने के लिए हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी में जाना पड़ेगा। तो सिग्मा इक्वल्स टू होता है dq अपॉन ds। ठीक है, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे, इसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी से यहाँ से इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाकी T1 A1 तो सेम रहेगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो ऊपर जाके L-2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्मॉल चार्ज निकाल लेंगे dq, वो आ जाएगा सिग्मा ds। फिर कूलाम फोर्स लगाएंगे, ये dq स्मॉल चार्ज और ये टेस्ट चार्ज के बीच में, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा कूलाम फोर्स का। तो यहाँ से dq की वैल्यू यहाँ से सिग्मा ds निकाल के रख देंगे, फिर वही होगा k और q नॉट बाहर आ जाएगा, और बाकी इसको ऐसे कैसे इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस के लिए। ठीक है, स्मॉल उसके लिए आ गया, सरफेस के लिए तो पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो इधर df का f हो जाएगा, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे, बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, तो वही है कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यही लिख रहा है सिग्मा चार्ज नीचे सरफेस एरिया। अब कोई स्फीयर हो, स्फीयर के लिए निकाल रखा है, तो स्फीयर का 4πr² एरिया लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने, ये मेरी एक स्टूडेंट के नोट्स हैं, तो उसने यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज कर नहीं रखा, तो मैं तुमको कोई देखता हूँ, मेरे पास हिंदी मीडियम में हो शायद। ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नोट्स मिल तो गए, लेकिन ये हिंदी में है। तो देखो तुमको देखना है कि फ़र्क क्या है, बस सिंपल सा ये देखो, यहाँ पर रो निकालेंगे, रो इक्वल्स टू dq अपॉन dv, कि चार्ज जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, तो यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब। तो इसके लिए हम स्मॉल चार्ज निकालना होता है, तो dq इक्वल्स टू रो dv हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो पहले, ये 3D में ऐसे वॉल्यूम छोटा सा काटेंगे,
तो इस पूरे पे मान लो क्यू चार्ज है तो इस छोटे से पे डी क्यू चार्ज होगा, ठीक है। पूरा वॉल्यूम वी है तो ये छोटा सा वॉल्यूम डी वी होगा। ऐसे करके वही सब बाकी सब कुछ सेम है, वहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पे भी ये सेम ही आएगा। फिर यहाँ पे आवेश आयतन आवेश घनत्व मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वही है यहाँ पे रो चार्ज अपॉन आयतन मतलब वॉल्यूम। देखो मैं लिख देता हूँ, रो इक्वल्स टू ऊपर चार्ज आएगा और नीचे वॉल्यूम आएगा। तो अगर हम स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके ये रो निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई एक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, ठीक है, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर लेता है। उस फील्ड में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स को फील करेगा, तो अपने चारों तरफ जो फील्ड जनरेट कर लेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब अगला आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले तो उसको इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स और जो टेस्ट चार्ज होता है ना, उनका रेशियो होती है। फोर्स टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ऐसे, या फिर कूलाम फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर डायरेक्ट रेशियो में ही लिख दो तुम तो, है ना, इज द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट निकालेंगे तो देखो न्यूटन पर कूलाम, और न्यूटन पर कूलाम ही है, इसको दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। अब देखो अगर क्यू नॉट को अगर हम प्लस में 1 कूलाम लिख दें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, E इक्वल्स टू एफ हो गया, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई, मतलब फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। ये देखो सेकंड चैप्टर में मैंने एक वीडियो बना रखी है फुल, उसमें इसको अच्छे से बताया कि ये क्यों होती है। शॉर्ट में बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनके बीच में ये रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू V अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल रहे हैं तो वोल्टेज की, तो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, वोल्ट, और ये रेडियस है तो रेडियस या फिर डिस्टेंस तो वोल्ट पर मीटर, यहाँ से आई है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट। इधर देख लो, शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट या फिर क्यू है। अब फोर्स होता है, इसकी डायमेंशन होती है M1 L1 T-2, ठीक है। इसमें डिवाइड करा इसका, ये होती है A1 T1, ठीक है। तो इधर देखो ये T जाके ऊपर -3 हो जाएगा और A1, तो M1 L1 T-3 A1, A भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा तो A-1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक डेरिवेशन करते हैं हम। डेरिवेशन क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डेराइव करिए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला ये निकल के आएगा E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसको डेराइव कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो ये सेटअप देखो कि हमारा O पॉइंट है, इस पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे A पॉइंट है, इस पर Q नोट चार्ज रखा हुआ है। तो ये दोनों R डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके बीच में F फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि प्लस Q चार्ज है वो O पर रखा है, एक टेस्ट चार्ज है Q नोट पर रखा है, दोनों के बीच R डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच हम कूलाम फोर्स निकालेंगे। तो देखो कूलाम फोर्स कैसे निकालेंगे, F KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 ये यहाँ पे Q हो गया, Q2 Q नोट हो गया, तो Q नोट अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हमने अभी देखा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो होती है E इक्वल्स टू F अपॉन Q नोट, इक्वेशन 2 लिख दिया।
अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या करा, तो देखो ये जो इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2, इसमें हम यहाँ से एफ़ की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखो कैसे हुआ, ई इक्वस टू ये जो क्यू नोट है इसको तो यहाँ साइड में लिख दो, एफ है उसकी जगह के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, इधर से देख के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया। अब क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा तो बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिंपल। तो ये आ गया फॉर्मूला। इसको वेक्टर फॉर्म में लगाना है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो और एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख दो, और के को 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। के क्या है, कूलाम कांस्टेंट है, क्यू क्या है, गिवन चार्ज है, आर है डिस्टेंस बिटवीन वो दोनों चार्ज है उनके बीच की। अगेन अब देखो इसके बीच ग्राफ खींचना हुआ तो ई और आर के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाना हुआ ई और आर के बीच में तो ग्राफ आ जाएगा ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। अब पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट डायमेंशन ये होता क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले तो ये देखो हमारे पास मान लो कोई एक सरफेस है। अब ये सरफेस मेरे पास कुछ है नहीं, तो मान लो ये मोबाइल कवर है, तो देखो ये सरफेस मान लिया। तो ये सरफेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, उनको ये मान लो ये जो लाइंस आ रही है ना ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो ये जो सरफेस ऐसे रख दिया मैंने, इधर देखो ये सरफेस यहाँ से, तो ये जो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना, तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इसके परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये जो कोई भी सरफेस होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आ रहा है इधर से, और जो एरिया वेक्टर होता है डी ए, है ना, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को हम फाई ई बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ई डॉट डी ए को ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब पहले देखो एरिया वेक्टर निकालना सीखते हैं थोड़ा सा। देखो होगा क्या, ये एरिया है, अभी मैंने इसको ऐसे रख दिया तो इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर ऐसे, ठीक है। अब जैसे मैं इस एरिया को ऐसे चेंज करूँगा तो ये इसका परपेंडिकुलर ये ऐसे कि ऐसे रहेगा, ऐसे घुमाऊँगा कैसे घुमाऊँगा ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब नॉर्मल रहेगा ऐसे। तो नॉर्मल तो इसका दोनों तरफ है, इधर की साइड भी है और इधर की साइड भी है, ठीक है। देखो दोनों साइड नॉर्मल हो गया, एक तो इधर की साइड भी नॉर्मल बनेगा इसका और एक इधर की साइड नॉर्मल बनेगा। तो कोई सा भी एक नॉर्मल ले सकते हैं, हम देखते हैं कौन सा वाला लेंगे। तो देखो मान लो हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर हम ये वाला ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। अब ये इधर वाला क्यों नहीं ले, अगर इस वाले को हम प्लस एरिया वेक्टर ले रहे हैं तो इधर वाला माइनस हो जाएगा, तो बस डायरेक्शन का फ़र्क है। तो देखो होगा क्या, पहले समझने के लिए देखो, ये जो सरफेस है हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है इसके बीच में, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मान लो इस तरफ से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर है ये इन दोनों के बीच में। तो इसमें देखो बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, अब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच में एंगल 0 है। अब देखो बच्चे क्या एरिया समझने लग जाते हैं, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो वो समझते हैं एरिया तो हमारा ऐसा है तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। नहीं, हम एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल नहीं निकाल रहे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर था हमारा इसके परपेंडिकुलर था उसके बीच में निकाल रहे हैं। फिर से देखो ये तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसको मैं यहाँ रख ही देता हूँ, ठीक है। और जो हमारा एरिया वेक्टर था ना वो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर था, ये वाला, ठीक है। तो देखो एरिया एरिया है यहाँ से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है एरिया, लेकिन एरिया तो परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें एरिया वेक्टर चाहिए क्योंकि एरिया वेक्टर इसके ही परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। चलो देखते हैं, अभी तुमको कुछ डाउट आएगा तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे ये सरफेस है ना, इस सरफेस को ऐसे रैंडम किसी भी एंगल पे बना दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से गुजर रहा है, तो ये जो होगा ना इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा,
देखो फिर से, मान लो ये हमारा एरिया ऐसे होता है, तो ये ऐसे होता है हमारा एरिया वेक्टर। अब ये ऐसे घूम गया एरिया, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे घूम गया, तो ऐसे समझो इसको थोड़ा शेल्ट है, एरिया वेक्टर ये हो गया। तो ई और डी ए के बीच में एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो ये तो इसका फॉर्मूला बन गया ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कॉस थीटा। अब केस ये लेके चल रहे हैं कि जब ई डी ए का पैरेलल हो, ई डी ए के पैरेलल हो, मतलब डी ए पैरेलल है लेकिन जो एरिया है वो परपेंडिकुलर है। तो तुम तो बस डी ए पे ध्यान रखो कि ई ऐसे है और डी ए ऐसे है, ई ऐसे है और डी ए ऐसे है। तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 लिख देंगे, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ई डी ए मैक्सिमम, मतलब कि जब हमारा एरिया परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो इससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए 5 मैक्सिमम आया है, ठीक है। अभी देखो, जब दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो भी हमारा सरफेस है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ठीक है। अब एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, ऐसे, और एरिया वेक्टर देखो हमारा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 हो गया। तो एंगल 90 होते ही, तो ये देखो यहाँ पे फाई cos 90 0 आ जाएगा, तो उससे फाई 0 हो जाएगा। मतलब देखो जब एरिया हमारा ऐसा हो गया तो इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं हुआ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ही नहीं हुई, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालना हुआ पूरे सरफेस से, तो है ना क्लोज लूप इंटीग्रेशन लगा देंगे ई डॉट डी ए के बीच में, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लो इसकी क्या क्या दे रखा है ना। फाई एस को क्लोज लूप इंटीग्रेशन बोलते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑन क्लोज सरफेस बोल दिया। अब देखो इसके मेन पॉइंट्स हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये खूब पूछी जाती है कि ये, है ना, कि जो हमारा फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर होता है, वेक्टर होता है। अब इसकी यूनिट है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट इंटू मीटर होती है, वो निकाल लेना कैसे होती है। वैसे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब देखो अगर इसके अंदर क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज 0, चार्ज की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा फाई भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहीं पे देख लेते हैं। देखो हमारा था ई डी ए कॉस थीटा, जो फाई ई निकल के आ रहा था वो ई होता है ना, ई होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यू 0 है ना, यहाँ पे क्यू 0 रखेंगे तो ई 0 हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा, यहाँ ई 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो वही लिख रखा है कि अगर चार्ज द वैल्यू ऑफ चार्ज 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0, मतलब चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो उससे फाई ई भी 0 हो जाएगा। अब दो चीज़ यहाँ पे लिख रखा है कि अगर प्लस क्यू चार्ज होता है उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना वो आउट गोइंग फ्लक्स होगा। देखो कैसे, अगर मान लो हमारे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड